हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेशित चालक या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। कोई भी संधारित्र अगर उसको हम चार्ज करते हैं, उसको आवेशित करते हैं, तो उसमें हमें उसको आवेशित करने में कोई एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, बाहरी कार्य करना पड़ता है। और हम जानते हैं कि अगर किसी भी वस्तु पर अगर हम कोई बाहरी कार्य करते हैं तो वो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, बाहरी स्रोत के द्वारा जो उस वस्तु पे कार्य किया जाता है वही उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और यहाँ पे एक्चुअली ये एक संधारित्र है और इस संधारित्र को हम क्या करेंगे, आवेशित करेंगे। आवेशित करने के लिए एक्सटर्नल सोर्स जो कुछ भी होगा उसको एक वर्कडन करना पड़ेगा, एक कार्य करना पड़ेगा और वही कार्य ऊर्जा के रूप में इसके अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। आपको इसके पहले मैं आपको वैद्युत विभव ऊर्जा के बारे में बताया था, आपको वहीं से समझ लेना चाहिए। कहीं भी वैद्युत विभव का कॉन्सेप्ट आए या वैद्युत विभव ऊर्जा का कॉन्सेप्ट आए तो अगर वैद्युत विभव बताया गया था तो क्या बताया गया था कि किसी भी एक यूनिट चार्ज को, मतलब एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। और किसी भी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आवेशित करते हैं किसी भी, अब कैसे, यहाँ पे अगर हम इस सिस्टम को आवेशित करते हैं, अगर इसको आवेश देते हैं तो किस तरह से एक्सटर्नल एजेंट को यहाँ पे वर्क करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो बच्चों सपोज कीजिए कि यहाँ पे इनिशियली इसको बैटरी से नहीं जोड़ा गया है, ये की ऑफ था तो इस पे कोई चार्ज नहीं था, कोई भी चार्ज नहीं था, और इस पे भी जीरो चार्ज था, इस पे भी जीरो चार्ज था। मान लो कुछ सिचुएशन ऐसा था, ये चार्ज नहीं था और इसको बैटरी से, एक ही मैं प्लेट यहाँ बना रहा हूँ, दूसरा भी प्लेट बना लिया जाए, और यहाँ बैटरी से जोड़ा गया था तो इस पे कोई चार्ज नहीं था। अब जब इसको बैटरी से जोड़ा गया तो अचानक इस पे सारे पॉजिटिव चार्ज थोड़े ना आ जाएंगे। मान लीजिए कि पहले इस पे 2-4 पॉजिटिव चार्ज गए, अब इधर से कोई और पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये चाहेगा नहीं कि ये पॉजिटिव इसमें क्या करे, जाए, लेकिन ये कुछ कार्य करेगी बैटरी, ये जो बैटरी लगी है इस पे कुछ कार्य करेगी, उस कार्य की वजह से और भी पॉजिटिव चार्ज इसमें क्या होता जाएगा, भरता जाएगा। वैसे ही यहां से नेगेटिव चार्ज चलेगा तो यहाँ पे पहले कुछ नेगेटिव आवेश इसमें जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ये नेगेटिव आवेश अब नहीं चाहेंगे कुछ और इसमें नेगेटिव आवेश जाए, लेकिन ये बैटरी जब तक इसके पास भी विभव रहेगा तब तक इसमें आवेशों को क्या करता रहेगा, एकत्रित करता रहेगा। इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें नेगेटिव आवेश को भरता रहेगा। तो आप समझ रहे हैं कि इन आवेशों को इसमें भरने पर में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, किसी बाहरी सोर्स के द्वारा कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ रहा है और वही कार्य इसके अंदर ऊर्जा के रूप में स्टोर्ड होता है, ऊर्जा के रूप में एकत्रित होता है, जिसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इस संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बच्चों अब हम देखेंगे, हम कॉन्सेप्ट तो समझ लिए कि इसमें एक स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, एकत्रित होगी, लेकिन इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसका एक मैथमेटिकल रूप हम कैसे देंगे, उसको ध्यान से समझिएगा। ये समझने वाली बात है। आप पहले ये समझिए कि अगर ये आपका कोई संधारित्र है, आपका समांतर प्लेट संधारित्र है, तो अगर बैटरी इसको नहीं जोड़ा गया है तो इसका विभवांतर, विभव कितना है, विभव कोई भी आवेश इस दोनों पे नहीं है, तो आप जानते हैं विभव इक्वल टू क्या होता है, KQ/R होता है। तो आप देख रहे हैं कोई आवेश ही नहीं है इसके ऊपर, जीरो आवेश है, तो विभव क्या होगा, जीरो होगा। अब चलिए मान लीजिए कि इसको बैटरी से अब जोड़ दिया गया, बैटरी से जोड़ दिया गया, तो अगर ये V वोल्ट की बैटरी है तो इसको कितना ये विभव यहाँ पे उत्पन्न कर सकती है। तो पहले विभव जीरो था, इनिशियली जब बैटरी से इसको जोड़ा नहीं गया था तो विभव क्या था, जीरो था, लेकिन जब इसको बैटरी से जोड़ दिया गया तो इसका विभव कितना हो गया, V हो गया। स्टार्टिंग में जीरो था, अब लास्ट में सबसे एट लास्ट इसका विभव कितना हो गया, जब ये पूरा चार्ज हो गया तो इसका विभव कितना हो गया, इन दोनों प्लेटों के बीच का जो विभव आया वो कितना हो गया, V हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरे प्रक्रम में या पूरे प्रक्रिया में कितना औसत विभव आया, अगर आपसे औसत विभव पूछा जाए, औसत विभव अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए, थोड़ा यार ध्यान दीजिएगा, 11th में आप लोग पढ़े होंगे कि अगर ये कोई तार है और यहाँ पे सपोज कीजिए कोई बल नहीं लग रहा है और यहाँ से F फोर्स से इसको खींचा जा रहा है, यहाँ से कितने फोर्स से खींचा जा रहा है, F बल से, तो यहाँ F बल लग रहा है और यहाँ पे जीरो बल लग रहा है, तो केवल इस वाले बिंदु पर नहीं ना F फोर्स लग रहा है, यहाँ पे कुछ कम
यहाँ पे कुछ कम फोर्स लग रहा है, उससे थोड़ा सा कम यहाँ पे कम होते हुए मान लीजिए कि बीच में F/2 लगा, या ऐसे और भी कम होता गया और यहाँ पे 0 हो गया। तो अगर पूछा जाए आपसे कि इस पूरे जो वायर पे एवरेज फोर्स कितना लगा, औसत बल कितना लगा, तो आप कैसे बल निकाले थे? 0 + F/2। ये ऐसे तो ऐसा औसत निकालते हैं। वैसे ही अगर औसत विभव निकाला जाए कि पूरे इस प्रक्रिया में, पूरे जब तक इसको Q आवेश दिया गया, मान लीजिए इस पे अब इतना भी विभव देने के बाद इस पे जो आवेश आया वो कितना आया? Q आया। तो इसको भी विभव देने तक स्टार्टिंग में तो विभव 0 था, लेकिन औसत विभव कितना रहा इस पूरे प्रक्रिया में? तो औसत विभव सबसे पहले निकालेंगे। तो औसत विभव क्या हो जाएगा आपका? V, पहले 0 था तो पहले क्या लिख लें? 0, लास्ट में कितना हो गया? V, और 2 सिचुएशन है, बटे में क्या हो जाएगा? 2 से भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? औसत विभव की जो वैल्यू आई वो कितनी हो गई? V/2। यानी कि जो आपका विभव आया वो कितना हो गया? V/2 आया। और आप बताइए कि जो विभव का जो फॉर्मूला होता है, विभव बराबर क्या होता है? विभव बराबर कार्य बटा आवेश होता है। आपको ये बताया गया था, ये डेफिनेशन जब पढ़ाया गया था, स्टार्टिंग में ही चैप्टर को बताया गया था, ये फार्मूला आप याद कीजिएगा। तो ये कार्य बटा क्या हो जाता है? आवेश हो जाता है। वहां पे एक्चुअली फॉर्मूला ये था V = W/Q0। तो वहां पे किस पे कार्य हो रहा था? Q0 आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में लेकर आया जा रहा था, तो विभव का फॉर्मूला V = W/Q0 हो गया था। ठीक है ना? यहाँ पे कितना आवेश आ रहा है? Q आवेश आ रहा है। कितना? शुरू से लास्ट तक औसत विभव कितना रहा? V/2। तो अब यहां पे आप इसी विभव का मान रखेंगे तो विभव का मान कितना हो जाएगा? V/2 = W/Q। अब Q को इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? W = कितना हो जाएगा? Q को इधर लेकर आया जाएगा तो 1/2 ये है, और Q को इधर लेकर आएंगे तो Q × क्या हो जाएगा? V। तो इतना कार्य करना पड़ेगा। इसको Q आवेश तक आवेशित करने में जो इस बैटरी के द्वारा कार्य किया गया वो कितना कार्य किया गया? W = इतना कार्य किया गया। अब यही कार्य तो इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा? संचित हो जाएगा। तो लिखेंगे यही कार्य संधारित्र के अंदर, संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, संचित हो जाएगा। देखिए अब इसी को तो हम क्या कर देंगे? इसी को स्थितिज ऊर्जा कह देंगे। ये जो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा यही हो जाएगी। U = कितना हो जाएगा? हाफ Q × V। ये तो पहला फार्मूला हो गया स्थितिज ऊर्जा का। अब यहां से एक दूसरा फार्मूला होता है। आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए Q = क्या होता है? अब अभी बताया गया था, जब आपको ये संधारित्र पढ़ाया जा रहा था तो वहां पे क्या बताया? धारिता का फार्मूला बताया गया था। तो Q = क्या होता है? C × V। तो अगर यहाँ पे C × V, Q के स्थान पे क्या है? तो ये इसको समीकरण 1 मान लें तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से Q = C × V लिख दोगे तो U = कितना हो जाएगा? हाफ। ऑलरेडी ये V है, Q के स्थान पे, इस Q के स्थान पे C × V हमने रखा, और इंटू में क्या हो जाएगा? V। तो U = क्या हो जाएगा? हाफ। ये V 2 बार है तो CV²। तो ये वैद्युत विभव ऊर्जा का या संधारित्र में जो एकत्रित स्थितिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला हो गया। U = दूसरा फॉर्मूला। पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरा जो फॉर्मूला होता है, अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या क्या है? इसमें भी V है, इसमें भी V है। इसमें से चाहेंगे कि V को एलिमिनेट कर दें तो V = यहाँ से अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? V = और यहाँ पे लिख लें, और V = क्या होता है? Q/C। तो V = Q/C यहीं पर इस समीकरण 1 से फिर से लिख लीजिए। अतः समीकरण 1 से यहां से क्या लिख लेंगे? ये स्थितिज ऊर्जा U = हाफ Q एंड V के स्थान पर Q/C। तो ये स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगा? हाफ Q²/C। बच्चों इसका एक अल्टरनेटिंग मेथड भी है, उसको हम कैलकुलस मेथड से हम फाइंड आउट करते हैं। आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आप इस तरह से प्रूव कर सकते हैं।
रिजल्ट सेम आएगा। आप देखेंगे कि उस आप कैलकुलस मेथड से करेंगे जहां पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, तो आप उसमें क्यों इतना दिमाग लगाएंगे जब ऐसे आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो आप ऐसे इसको क्या कर लीजिए, 100% ये वैलिड है। आपके एस सी वर्मा में, आपके जो ये कुमार मित्तल की बुक है, इन सारे में इसी तरह से इसका क्या दिया गया है, डेरिवेशन दिया गया है। तो आप इसको समझें और लिख लें। तो आप इसको पॉज करके क्या कर ले, लिख लें। आगे हम पढ़ेंगे ऊर्जा घनत्व क्या होता है, अगला टॉपिक। बच्चों अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व क्या होता है बच्चों, किसी भी संधारित्र में एकत्रित स्थितिज ऊर्जा तथा उसके आयतन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका एक संधारित्र है, इसमें जितना भी इसको आवेशित करने में जितना भी ऊर्जा इसमें क्या हुआ, स्थितिज ऊर्जा इसमें एकत्रित हुआ, उस टोटल ऊर्जा और बटे में इसका जो भी वॉल्यूम है, जो भी इसका आयतन है, अगर उसको हम भाग दे दें तो जो भी ये भागफल आएगा उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो U आया, अभी आपने ये इस U को निकाला है, U को आपने क्या किया है, निकाला है। तो U बटे में जितना भी इसका आयतन है उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो आपने U तो निकाल लिया है, U आपने निकाला है, ये क्या होता है, हाफ CV² होता है, और बटे में आयतन यहाँ पे आप लिख लेंगे। ठीक है, अब इस आयतन को हमें निकालना है। बच्चों ये आयतन यहाँ पे कैसे निकलेगा, इस आपके समांतर प्लेट संधारित्र का आयतन कैसे निकलेगा। आप जानते होंगे कि अगर कोई एक बेलन है तो बेलन के नीचे वाले इस गोलीय सरफेस का, ये जो वृत्तीय जो सरफेस है, इसका एरिया A और इसकी अगर हाइट, इसकी ऊंचाई D हो, तो इसका जो आयतन होता है वो क्या हो जाता है, A इंटू D हो जाता है। इसका आयतन जो होता है A इंटू D। कैसे, अब मान लीजिए इसका रेडियस, इसका जो त्रिज्या है वो R है, तो नीचे वाला इसका जो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बेलन का, पाई R स्क्वायर इंटू H। व्हाट इज दिस, पाई R स्क्वायर क्या होता है, किसी भी वृत्त का एरिया होता है, या इसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई R स्क्वायर को A इंटू D लिख सकते हैं। अगर आप उसी तरह से, ये आपका एक क्यूबाइड है, घनाभ है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, D है यहाँ पे। अब आपसे पूछूं कि ये इसका एरिया कितना होगा, नीचे वाला, ये नीचे वाला जो आयत है इसका एरिया कितना होगा, तो आयत का जो आपका क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो V इक्वल टू ये लंबाई गुणे चौड़ाई को हम क्या लिख लेंगे, एरिया लिख लेंगे इंटू D। मतलब कि ये जो क्षेत्रफल A और यहाँ से इसकी जो ऊंचाई है, इसको हम क्या कह देंगे, दोनों का जो गुणनफल होगा उसे हम क्या कह लेंगे, कह लेंगे कि इसका आयतन है। वैसे ही यहाँ पे देखिए एरिया दिया गया है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दे, ऐसे इसको पलट दिया जाए, तो नीचे A, ऊपर भी A, और इसका ये हाइट D होगा। तो इसका वॉल्यूम अगर यहाँ पर निकाला जाए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा, अगर आयतन निकाला जाए तो यहाँ पे आयतन यहाँ से हो जाएगा आपका, निकाल सकते हैं, A इंटू D हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले को, तो अब इसको मान लीजिए एक समीकरण 1 से हम यहां पे लिख लेंगे, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से U बराबर हो जाएगा आपका हाफ C। और एक चीज और, ये आप जानते हैं कि ये आपका V बाई डी इक्वल टू क्या होता है, E। विभव प्रवणता के बारे में आपको बताया गया था, बार बार इस फार्मूले का यूज किया गया है। जब आप किसी समांतर प्रेट संधारित्र का, जब आपने ये धारिता निकालने का प्रयास किया, हर एक बार इस फार्मूले का यूज किया गया होगा, आपको याद होगा। तो V बाई डी इक्वल टू क्या होता है, E होता है। तो ये आपका विभव है, तो विभव इक्वल टू क्या हो जाता है, E इंटू D हो जाता है। तो इस विभव के स्थान पे, इस विभव के स्थान पर E इंटू D आप लिख सकते हैं, हाफ C और E इंटू D का स्क्वायर हो जाएगा विभव के स्थान पर। ठीक है, और बटे में ये कितना हो जाएगा, A इंटू D। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको U को ऐसे लिख सकते हैं, U इक्वल्स टू, अब आप इसके अंदर कुछ भी नहीं रखा गया हो, केवल इसके अंदर क्या हो, वायु हो, तो इस केस में इसका जो धारिता होता है, धारिता का भी फार्मूला आपको बताया गया था। जो धारिता का फार्मूला होता है C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। जब इसके अंदर केवल वायु रखा गया, तो इस C के स्थान पर ये वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो ये हाफ एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या A, और ये क्या हो जाएगा, इसको अगर गुणा किया जाए तो E स्क्वायर D स्क्वायर। अब देखिए इसका C का एप्सिलॉन नॉट A बटे में D बाकी है, तो D नीचे लिखेंगे एक बार, और ऑलरेडी एक D है, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसके नीचे आप D लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और ये AD ऑलरेडी है यहाँ पे,
ए इंटू डी ऑलरेडी है, तो ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और आप देखेंगे डी स्क्वायर यहाँ पे है, ये डी स्क्वायर, तो इन दोनों डी से ये डी स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं जो ऊर्जा घनत्व का आपका जो फार्मूला आया, U इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आया। तो यही ऊर्जा घनत्व का आपका क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है। कब, जब इन दोनों प्लेटों के बीच में वायु हो तब ये फार्मूला हो जाता है। आप इसको पॉज करके नोट कर लें। और इसके साथ ही अगर मान लीजिए इसको पूरा कंप्लीटली फिल कर दिया जाए, किससे, एक ऐसे परावैद्युत से इसको कंप्लीटली फिल कर दिया जाए जिसका परावैद्युत इस स्थिरांक या परावैद्युत नियतांक के हो, तो आप जानते हैं इस केस में ये सी आपका क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए अपॉन डी हो जाता है, मतलब के से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो उस केस में यहां पर भी के से मल्टीप्लाई होगा, तो उस केस में ये जो आपका ऊर्जा घनत्व हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके साथ के भी आ जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये संधारित्र का ऊर्जा घनत्व हो जाता है। इसको भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको क्या कर लेंगे, ठीक से तैयार कर लेंगे। तो आप इसको पॉज करके लिख लीजिए। आप देखिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाया गया है आज। बच्चों, आज इस वीडियो में आपने समझा कि कैसे हम किसी भी संधारित्र में जो ऊर्जा एकत्रित होता है, स्थितिज ऊर्जा, उसको कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और ऊर्जा घनत्व क्या होता है। बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आया, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।